हेलो एंड वेलकम टू सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स। आज हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोगान, इन्होंने अभी हाल ही में अपने स्पीच में ये बताया है कि इजराइल जो भी कुछ कर रहा है पैलेस्टीन में हम देख रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली हस्तक्षेप करें और यहाँ की जो परिणाम है, जो भी अंजाम होने वाला है वो कुछ और कर दे। मोटा मोटा लैंग्वेज यही था। इन्होंने क्या डिटेल में बोला है वो हम देखेंगे और नेतन्याहू की तरफ से मतलब कि इजराइल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया वो देखने की कोशिश करेंगे। इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग को पता है कि 7 अक्टूबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। मतलब कि इजराइल फलस्तीन की जो वॉर चल रहा है वो मान लीजिए 1948 से चल रहा है, ठीक है, 1948 से चल रहा है जब यूनाइटेड नेशन मेडिएटेड 2 स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट इज पैलेस्टीन एंड इजराइल। तब से हम लोग क्या देखते हैं, ये वॉर चल रहा है और ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली देखिए 1948 से पहले इजराइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने ये एक प्लान डिवाइस किया कि दुनिया भर में जितने भी जूइश लोग हैं उन तमाम लोगों को जो पैलेस्टीन है उस इलाके में उनको एक होमलैंड दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा एक होमलैंड की जो आपका प्रोमिस है ये बाल्फोर डिक्लेरेशन में किया गया, ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन, ही वॉज ए ब्रिटिश सेक्रेटरी, ठीक है, डिक्लेरेशन। तो ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया। उसके चलते हम लोग देखते हैं इजराइल का गठन होता है 1948 में। तब से लेकर आज तक ये प्रोटेस्ट चलता आ रहा है और ग्रेजुअली एंड स्लोली हम लोग मैप देखेंगे कि जहां पर इजराइल बहुत छोटा सा था, आज के डेट में पूरा पैलेस्टाइन के रीजन को इजराइल कंट्रोल करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ? 7 अक्टूबर को जो आपका अगर हम पैलेस्टीन की बात करें, 2 अलग अलग रीजन में आता है, ठीक है। आप मान लीजिए यहां पर ये ऐसा वाला इलाका गाजा आएगा और यहां पर आपका वेस्ट बैंक आएगा, ठीक है। ये दोनों रीजन में वेस्ट बैंक में फतह एक वो है ग्रुप है, फतह उसका रूल है, और अगर गाजा की बात करें यहां पर हमास की रूल है। और हमास ने 7 अक्टूबर को यहां पर इजराइल पे अटैक किया और इजराइल को लगा कि ये तो हमारे जो इंटेलिजेंस है मोसाद, ठीक है, उसके इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उसके इंटेलिजेंस पे सवाल है, तो हम क्या करेंगे, अब रिटेलिएट करेंगे, वी विल टेक द रिवेंज। और इन लोगों के रिवेंज के चलते मोर देन 45,000 इनोसेंट सिविलियंस दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस वॉर। और ये 10 महीना होने जा रहा है, इट इज नाउ इन इट्स 10 months, देयर इज नो साइन ऑफ एंड ऑफ दिस वॉर। और ऐसे में ये स्टेटमेंट जो टर्की की तरफ से आता है इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। क्या इसका मतलब है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले आई वुड हम्बली अर्ज कि प्लीज हमारे जो सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए। जो हमारा वीडियो है वो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कहां हम सुधर सकते हैं, कहां हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, उस तरह के अगर फीडबैक है आपके पास प्लीज हमें बताइए। हमें उससे हम खुद भी इंप्रूव होंगे और आपके जो कमेंट है उसको देख के हमें एनकरेजमेंट मिलती है। तो यहां पर अल जजीरा में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ कि वॉर ऑफ वर्ड्स एज एर्डोगन सेज टर्की कुड इंटरवीन इन इजराइल्स वॉर ऑन गाजा। तो अभी हाल ही में जो है रेसिप तैयब अर्दोगान जो है ही बिकेम वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे में अब इनकी जो आपका पॉलिटिकल पावर है और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर है अपने आप को। आप मतलब कोई भी पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें, इन द वर्ड्स ऑफ मैकियावेली, पावर कोई भी कम नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि पावर को मैक्सिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये रेसिप तैयब अर्दोगन ने थ्रेटन किया है कि हिज कंट्री कुड इंटरवीन मिलिटरीली इन इजराइल्स वॉर ऑन गाजा। तो जिस तरह से कॉन्टिन्यूअस वॉर चल रहा है,
हर आए एक दूसरे दिन तीसरे दिन में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है किसी हॉस्पिटल को अटैक कर दिया, किसी स्कूल को अटैक कर दिया, 100 बच्चे मारे गए, 200 लोग मारे गए। इस तरीके के न्यूज के बाद ये स्टेटमेंट आता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आपका टेंशन है बहुत ज्यादा गर्मा गर्म हो जाता है। टर्किश और इजरायली ऑफिशियल्स आपस में वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ जाती है, ठीक है, शब्दों के बीच जंग छिड़ जाता है। तो एर्दोगन ने यह बोला है कि देयर इज नो रीजन दैट टर्की कुड नॉट एक्ट। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि हम यहां पर एक्शन नहीं ले सकते, हर हाल में हम लोग अगर चाहे जब चाहे हम तब इंटरवीन कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट जब आया तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक तो टर्की क्या है आपका, टर्की नेटो का मेंबर है, ठीक है, टर्की जो है नेटो का मेंबर है। नेटो को हम लोग क्या जानते हैं कि 1949 में फाउंड किया गया था अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें, ये नेटो का जो आपका आर्टिकल 5 है, ठीक है, नेटो का आर्टिकल 5 में ये कॉन्सेप्ट है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि अगर हम 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्तों में अगर किसी भी एक के ऊपर अटैक होता है, मतलब ये माना जाएगा पांचों के ऊपर अटैक हुआ है। अंडर दैट कॉन्सेप्ट नेटो वाज फाउंड, और नेटो के मेंबर होते हुए इजराइल को ये धमकाना, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग होती है। अब इजराइल को ये चीज सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टर्की मिलिट्रीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली अभी पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्री इकोनॉमिकली काफी खस्ता हालत से गुजर रहे हैं, मगर टर्की जो अगर हम बात करें मिलिट्रीली बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से नेटो का मेंबर है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इजराइल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन जो है यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन के जो इलाका है, ठीक है, ये हो गया टर्की। टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब कि आधा इलाका इसको यूरोप में आते हैं और आधा इलाका इनको आता है एशिया में। आधा नहीं, मतलब कि इनका पार्ट कुछ यूरोप में है, कुछ एशिया में है। और यहाँ पर इस्तांबुल है, इस्तांबुल को क्या कहा जाता है, ऐसा शहर जो आपका एशिया में भी उसका हिस्सा आता है और यूरोप में भी आता है। तो इसकी अगर हम बात करें, टर्की की बात करें, यहाँ पर अगर इजराइल की तरफ आना हो, दे हैव नेवल एक्सेस एज वेल एज सीरिया की तरफ से भी आ सकते हैं, जिसके साथ इनका रिश्ता अच्छा है। तो बात यह है कि क्या इस तरह की के टाइम में जहां पर ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग गाजा और इजराइल की वॉर देख रहे हैं, क्या ऐसे में हम लोग और एक वर्ल्ड वॉर एफोर्ड कर सकते हैं दुनिया भर में? तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अगर टेंशन रहता है, इट इज नॉट ओनली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया के भर में जो कंट्रीज है उनके ऊपर भी रिपल इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम्ड इन फोटो है। तो टर्की इज कंपेयरिंग नेतन्याहू टू हिटलर। तो हिटलर की अगर हम बात करें, जब 1933 में हिटलर जब पावर में आया, सिस्टमेटिकली किस तरह से जो जूइश लोग हैं, ठीक है, जूइश लोगों को किस तरह से गेटोआइज्ड करके उनको गैस चेंबर में डालना, उनके साथ कितनी ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर किया गया, एंड देयर वाज अ मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ जूइश पीपल, यू नो, मतलब मिलियंस के तादाद में अगर हम बात करें। तो टर्की ये बात, हिटलर वाला शब्द जो है, ये नेतन्याहू के लिए अक्सर यूज करता रहता है। तो ये भी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होता है अगर आप किसी दूसरे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के लिए बात करते हैं। अब आपके सामने एक सवाल आता होगा कि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, वो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंट्रीज इसको टेरर इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, टेरर इंसिडेंट था। तो फिर ऐसा क्यों है कि उससे ज्यादा जो आपका कैजुअलिटी है वो इजराइल की तरफ से हो रहा है, उसके बावजूद भी हम इजराइल के जो बिहेवियर उसको हम लोग टेरर इंसिडेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इजराइल जो है ना, ये एक स्टेट है, ठीक है, ये एक स्टेट है, और हम क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम में हम चाहते हैं कि सारे स्टेट्स क्या करें, आपका मिलजुल कर रहे। इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ
डिफेंस की जो सप्लाई वगैरह करना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का सप्लाई करना। तो ऐसे में इजराइल को हर कोई अपना दोस्त बना के रखना चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो दिस इज डिप्लोमेटिक कंपल्शन कि इजराइल के साथ हमें अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा। और कोई भी कंट्री के साथ अगर आपको अच्छा रिश्ता रखना है, देन यू विल हैव टू मेंटेन डिप्लोमेटिकली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पर किसी भी तरीके की आंच ना आ पाए, ठीक है। सो दैट इज वाई एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट को आप क्या नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं करते। खैर, तो एर्दोगन का जो कमेंट तब आता है जब हम लोग क्या देखते हैं, हिजबुल्लाह ने यहाँ पर ड्रूज विलेज एक है कहां पर, मजदल शाम्स गोलान हाइट्स में, यहाँ पर 12 चिल्ड्रंस को मार दिया है हिजबुल्लाह के अटैक से। हिजबुल्लाह भी एक टेरर ग्रुप है वहां पर। तो इसके चलते ये उसके बाद आया है ये, और ऐसा लग रहा है कि जो आपका वार चल रहा है ये और ज्यादा वाइडनिंग या फिर एस्केलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यूके का एक न्यूज़पेपर है पॉलिटिको, यहाँ पर भी लिखा है टर्की थ्रेटन्स टू एंटर इजराइल टू प्रोटेक्ट पैलेस्टीनियंस, ठीक है। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि देखिए ऐसा है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, बोला कि जो सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ था उसको एक बार थोड़ा सा याद करें। दिस वाज इंटेंडिंग टुवर्ड्स एर्दोगन, ठीक है, कि एर्दोगन को ये नहीं भूलना चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। सद्दाम हुसैन वाज ए डिक्टेटर ऑफ इराक, और 1991 में बहुत सारे मिसाइल अटैक, ठीक है, मिसाइल अटैक किया था किस पे, इजराइल पे। इजराइल ने बोला कि हम तुरंत अटैक नहीं करेंगे, हम इसका तुरंत रिटेलिएशन नहीं करेंगे, मगर हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो जैसे ही 2001 में जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद हम क्या देखते हैं कि यूएस को एक वो मिल गया। यूएस की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में यहां पर जो जूइश लॉबी है उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो आपका डिफेंस जो स्पेंडिंग है तमाम चीजों पे, तो यूएस के पास एक फॉल्स वो रहा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसके लेकर कोई सबूत नहीं था। इनफैक्ट 2015 में ये ओपनली बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि जो 2001 में 9/11 के बाद जो इराक में इन्वेड किया गया था, दैट वाज रॉन्ग। तो खैर, तो 2001 में जब इन्होंने इन्वेड किया, 2003 में सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया एंड फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये यूएस ने किया, एंड यूएस इज ए मेजर एलाई ऑफ इजराइल। तो ऐसे में इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का अगर ये बयान हम देखें, ये भी बहुत बहुत सीरियस बयान है कि एर्दोगन को ये नहीं भूलना चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था और किस तरह से उसका अंत हुआ था। जस्ट लेट हिम रिमेंबर व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ इट एंडेड, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपका एस्केलेटिंग बातें यहां पर चल रहा है। सो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। Just as the genocidal Nazis were held accountable, so will those who try to destroy the Palestinians. तो ये टर्की की तरफ से ये बयान आया था। तो जो रेसिप तैयब अर्दोगन की जो पार्टी है, इस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि उनको जब पूछा गया कि अर्दोगन का प्लान क्या है, अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट और आगे क्या होने वाला है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं आया। इन 2020 Turkey sent military personnel to Libya in support of the United Nations recognized Government of National Accord of Libya. तो यहाँ पर लीबिया में भी टर्की की जो आर्मी है उनका हस्तक्षेप हुआ है, अजरबैजान में हुआ है। तो बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, अर्दोगन का कहना यह है कि अगर हम दूसरे कंट्रीज में कर सकते हैं, व्हाई नॉट इजराइल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इजराइल है, यहाँ पर हम ये जो है आपका नेजेब डेजर्ट आज आ जाता है, ये वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पर गाजा है, ठीक है। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक पोर्ट है, पोर्ट एलर्ट, यहाँ पर है डेड सी, यहाँ पर एक आपका वाटर बॉडी है लेक तिब्रिस और लेक गलीली। तो खैर, ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख लीजिएगा, इस पे सवाल बहुत आता है। तो ईरान ये स्टेटमेंट के बाद और भी इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला कि जो टर्की है
टर्की को नेटो से एक्सपेल कर देना चाहिए, इस तरीके की डिमांड किया है इजराइल ने। क्योंकि जो नेटो में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू इजराइल। तो इजराइल ने इसमें डिमांड किया है कि अगर टर्की इस तरीके की बयानबाजी करेगा तो इसको नेटो से निकल देना चाहिए, ठीक है। इजराइल अर्जेस नेटो टू एक्सपेल टर्की ओवर थ्रेट्स टू इन्वेड। और जो इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका यही था कि इन लाइट ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन्स थ्रेट्स टू इन्वेड इजराइल एंड हिज डेंजरस रेटोरिक, फॉरेन मिनिस्टर instructed diplomats to urgently engage with all NATO members, calling for the condemnation of Turkey and demanding its expulsion from the regional alliance। तो ये एक चीज है कि दोनों कंट्री के बीच में जो टेंशन का माहौल है बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जो ऑलरेडी 10 महीने से जो चलता आ रहा है, जिसके वजह से जो कैजुअलिटी की अगर हम बात करें दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो पूरे गाजा शहर की जो साउदर्न नॉर्दर्न गाजा की बात करें, वहां पर जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था खत्म हो चुका है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मतलब हजारों के तादाद में बच्चों को मार देना, ये चीजें चलता रहा, और ये वॉर जितना ज्यादा एक्सटेंड होगा जो सिचुएशन है और प्रिकेरियस होता जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि इस तरीके की टेंशन को टोन डाउन किया जाए एंड नो फर्दर एस्केलेशन इन द रीजन should be allowed to take place। तो ये सारे चीजें हैं। आपको क्या लगता है इस टॉपिक को? अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आप बताइए कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस रिसेंट डेवलपमेंट बिटवीन इजराइल एंड टर्की। तो इसी के साथ आज की जो लेक्चर है यहां पर समाप्त करते हैं। आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए गुड टाइम।